Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you science of class 8 and this will be the chapter 4, metals and non-metals. So what is given in the chapter? Starting from the paragraph. Elements can be classified into the following two groups depending on their physical and chemical properties. So बच्चों अगर elements हमने class 7th में पढ़ा था, अगर elements को दो पार्ट्स ग्रुप में डिवाइड किया जाए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली वो मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब मेटल्स होते क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो हार्ड हो और शाइनी, लश्चरनेस हो, चमक जिसमें हो, वो आपके क्या होते हैं? मेटल्स। पर हर चमकने वाली चीज को मेटल्स नहीं कहा जा सकता, पर ऑलमोस्ट ऐसे एलिमेंट्स जो जनरली सॉफ्ट होते हैं और दिखने में डल होते हैं, डल मतलब उनमें चमक नहीं होगी, वो आपके क्या होंगे? नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल मेटल्स के आयरन, कॉपर, टीन, सिल्वर एंड गोल्ड। और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब हम एक चीज यहां जानेंगे, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं वो उनके पास मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी होंगी। एग्जाम्पल सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, इन्हें सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। इन्हें सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है, इन्हें मेटलॉइड्स भी कहा जाता है। इनके पास मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। मेटल्स को अगर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन को समझा जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेंगे? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्लास 7th में पढ़ा था। वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितनी उसकी कैपेसिटी है कि जो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करके एक बॉन्ड बना के दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना सके। जैसे कि आपके सॉल्ट में आपने देखा, सोडियम क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तभी तो कंपाउंड बनाते हैं। अब हम यहाँ नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे एलिमेंट्स जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, मतलब मेटल्स ऐसे एलिमेंट हो गए जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। मेटल्स की जो होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी। नॉन मेटल्स की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, 6 एंड 7। अब आपके मन में सवाल है मैम कोई एक एग्जाम्पल, तो जैसे सोडियम एटम है, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 1। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेता है, सोडियम प्लस का। ठीक है। और अगर हम नॉन मेटल में एग्जाम्पल ले ले तो नॉन मेटल में एग्जाम्पल ले लो क्लोरीन। क्लोरीन की जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आराम से सोडियम क्लोराइड वो लोग बना लेते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत होती है 7 को 8 करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मेटलॉइड्स की ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 होती है। 1 2 3 आया तो मेटल्स, 6 5 6 7 आ गया तो नॉन मेटल्स, और जिनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 होती हैं वो आपके हो गए मेटलॉइड्स। मैम ने पहली मेटलॉइड की डेफिनेशन एक बार बता दी, हम रिपीट कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। लास्ट, द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक गैस के शो करते हैं, इसीलिए उन्हें गैसेस कहा जाता है। इनके पास 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होती है, ये कोई आयंस नहीं बनाते, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड नहीं किया जाता, इन्हें अलग से नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। इनके पास 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर शेल में, इनको किसी से ज़रूरत ही नहीं होती, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत होती है।
ये अपना अलग से रहते हैं, इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। ये बिल्कुल किसी से रिएक्शन नहीं करते। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, अब मेटल्स आए कैसे? डायरेक्ट कहीं रखा तो था नहीं, किसी ने जाए उठा लिया। देखिए जनरली जो मेटल्स होते हैं वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिनरल के रूप में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में मतलब डायरेक्ट से ओनली आपको मेटल ही नहीं मिलेगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी। अब यहाँ एक वर्ड दिया है ओर्स। ओर्स का मतलब होता है नेचुरल रॉक और सेडिमेंट। नेचुरल रॉक या सेडिमेंट या ऐसे पत्थर या सेडिमेंट जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले माइनिंग के थ्रू हम ओर्स को ज़मीन से निकालेंगे, मतलब ऐसे रॉक्स या ऐसे सेडिमेंट्स जिसमें से हमें मेटल्स मिलते हैं। अब जो ओर्स होते हैं इसमें पूरी तरह मेटल ही नहीं होते, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है, अब ये इम्प्योरिटीज को यहाँ क्या कहा गया है? गैंग। आप कॉमन से समझिए कि जब मिनरल्स की खुदाई होती है तो कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनसे हमको मेटल्स मिलते हैं, उन्हीं पत्थर को, उन्हीं रॉक्स को ओर्स कहा जाता है। अब मेटल्स के साथ साथ उस रॉक में इम्प्योरिटीज भी तो होंगी, उन इम्प्योरिटीज को गैंग कहा जाता है। नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं, देखो है तो ये मेटल ही, पर नोबल वर्ड इसमें क्यों ऐड है? क्योंकि ऐसे मेटल्स जिनके पास लश्यरनेस है, चमक है, बट इनकी ये खासियत होती है कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। ये इनमें आयरन की तरह जंग नहीं लगेगा, क्योंकि आयरन क्या होता है, वो रिएक्शन कर लेता है, जबकि ऐसे नोबल मेटल्स ऐसे होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते। इसमें कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं हो पाती, जंग नहीं लग सकता, ये हमेशा फ्री स्टेट में नेचर में ऑकर करते हैं। तो ऐसे ओर्स मतलब समझ लीजिए, ओर्स जो वर्ड आया ना, समझ लीजिए उस रॉक के बारे में बात कर रहे हैं जहां से हमें मेटल मिला, जिसमें से। तो ऐसे ओर्स जिसमें मेटल्स की पार्टिकल्स तो हैं प्लस लार्ज क्वांटिटीज में इम्प्योरिटीज भी हैं, तो दे आर नोन एज ए नोबल मेटल्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सम मेटल्स सच एज सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड आर नॉट वेरी रिएक्टिव. They occur in free state in nature. Their ores contain particles of metal with large quantities of impurities. They are known as noble metals. तो आप लोग ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ गए होंगे। ऐसे मेटल्स जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, फ्री स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ओर्स में इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, जबकि आपके सोडियम, कैल्शियम, ये सब आपके रिएक्टिव मेटल्स कह जाएंगे इनको। अब एक वर्ड है मेटलर्जी। मेटलर्जी का क्या मतलब होता है बच्चों? जो पूरा प्रोसेस नहीं होता मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर से, उस पत्थर से, या जो पत्थर हमें मिलता है, जो ओर्स हमें मिलते हैं, उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो पूरी सीरीज होती है, प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। तो इस तरह आपने जाना कि मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं। नॉन मेटल्स, देखिए बेसिकली अगर नॉन मेटल्स को देखा जाए या मेटलॉइड्स को देखा जाए तो नॉन मेटल्स में 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं, हम इसको समझते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन is the most abundant element in the universe. It is the chief element that makes up the sun, other stars. On Earth, hydrogen mainly occurs in combined form as a constituent of water, petroleum, natural gas, coal, clay, all animals and plants. So basically, हाइड्रोजन एक abundant element है, मतलब ज़्यादा मात्रा में आपको यूनिवर्स में मिलेगा। ये चीफ एलिमेंट है जो सन और अदर स्टार के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। अर्थ पे हाइड्रोजन आपको हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, मतलब अकेले आपको नहीं मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। आप इसे वाटर में पा सकते हैं, भाई H2O वाटर में हाइड्रोजन का तो यूज़ हुआ ही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, नेचुरल गैस में, कोल, क्ले और सारे एनिमल्स और प्लांट्स में, वहाँ आपको हाइड्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन है वो हमेशा फ्री स्टेट में नेचर में मिलेगा, और हमारे एयर में 76% मास, बाय मास ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। अगर बाय मास ऑफ एयर इन्होंने कहा है कि अगर मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 76% एयर में आपका नाइट्रोजन ही है। आप लोगों ने क्लास 3rd, 4th, 5th में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की परसेंटेज एयर में 78% होती है। तो
बच्चों वो एकदम पूरी तरह करेक्ट है। यहाँ इन्होंने मास वर्ड ऐड करके 76% दे दिया है, पर नाइट्रोजन में 78%, सॉरी एयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन हमेशा फ्री स्टेट में होता है। अगर आपको किसी ने पूछा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा हमारे अर्थ पे, पर नाइट्रोजन आपको एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मिलेगा। इन कंबाइंड स्टेट में अगर इसे देखा जाए तो ये कुछ मिनरल्स में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीजन भी आपको फ्री स्टेट में मिलेगा। इन लोगों ने फॉर्मिंग अबाउट 23% बाय मास दे दिया है, बट ये अगर आपने पढ़ा होगा तो 21% एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और हमारा जो कंबाइंड स्टेट में हमारे वाटर में 89% बाय मास, देखिए हमारे वाटर में 11% हाइड्रोजन है। अगर वाटर को मास निकाला जाए तो वाटर में 11% हाइड्रोजन है और 89% आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में, कार्बोनेट्स में, सिलिकेट्स में ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट है। मतलब यही नहीं कह सकते कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में है, ये कंबाइंड फॉर्म में भी आपको अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट मिलेंगे। और वाटर में अगर हम देखें तो वाटर में 89% आपके 89% वाटर का जो मास होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा और 11% हाइड्रोजन। कार्बन, कार्बन इन द फ्री स्टेट, कार्बन ऑकर्स एज अ ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल। जो अब डायमंड, ये भी कार्बन का ही एक रूप है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द फ्यू प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सबसे प्योर फॉर्म है वो डायमंड है और ग्रेफाइट है। भाई डायमंड भी आपने देखा होगा, ग्रेफाइट आप जान ही रहे, जो आपकी पेंसिल में लीड यूज होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। कोल कंटेन 60 to 90% ऑफ कार्बन। कोल में भी कार्बन प्रेजेंट है 60 to 90%। इन कंबाइंड स्टेट इट ऑकर्स इन द एटमोस्फियर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कंबाइंड स्टेट में देखा जाए, फ्री स्टेट में इन्होंने बताया कि फ्री स्टेट में एज अ ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल, क्योंकि ये सब कार्बन के ही रूप हैं। और अगर कंबाइंड स्टेट में देखा जाए, मतलब अकेले नहीं किसी के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कार्बन और ऑक्सीजन का यूज हुआ है। In the earth crust, it occurs as a carbonates of metals and as a fossil fuel. Carbon is a central element of all living matter. कार्बन इज ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द, कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी जो आपकी रिएक्शन सीरीज होती हैं या जो भी केमिस्ट्री में, तो कार्बन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बन आपको अर्थ क्रस्ट में भी मिलेगा एज अ कार्बोनेट ऑफ मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स में भी, क्योंकि कोल भी आपका कार्बन से बना हुआ, ग्रेफाइट भी, डायमंड भी। सिलिकॉन, सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। अगर अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट कहा जाए तो सबसे मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट फर्स्ट आपका ऑक्सीजन हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा सिलिकॉन। इट डज नॉट ऑकर इन द फ्री स्टेट, ये आपको फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा एज अ सिलिका। सिलिका, और सिलिका का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो सैंड है, रेत जिसे कहते हैं। जो आपकी रेत नहीं होती, सैंड होती है, ये सिलिका का ही एक फॉर्म है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिलिका इज सैंड। जो सिलिका सैंड का ही एक मोस्ट हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इट डज नॉट ऑकर इन द फ्री स्टेट, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इट ऑकर्स एज अ सिलिका, और द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिलिका का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो आपका सैंड है। सैंड तो सभी जानते हैं। सल्फर ऑकर इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। It's combined in the combined state. It occurs in rocks as a metal sulfide. It is also occur as a hydrogen sulfide which is present in petroleum and natural gas. अब देखिए सिलिकॉन जो है ये आपका फ्री स्टेट में भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में आपको मेटल्स में सल्फेट या सल्फाइड में मिलेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फर पाया जाता है जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज में प्रेजेंट होते हैं। नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ऑकर इन द एलिमेंटली फॉर्म इन द एयर। एलिमेंटल, अब देखिए ये नोबल गैसेज हैं जो किसी से रिएक्शंस नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये आपको एकदम फ्री फॉर्म में आपके एनवायरनमेंट में, एयर में आपको मिलेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम देयर सोर्सेज इक्वली इंपॉर्टेंट। नॉन मेटल्स सो ऑब्टेन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी यूजफुल केमिकल। अब जो एक्सट्रैक्शन होता है नॉन मेटल का उनके सोर्सेज से, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेटल, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन में, केमिकल्स में नॉन मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है।
थैंक यू, जय हिंद। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मैसेज या कॉल जरूर करिएगा। जय हिंद।